Hello everyone. Hope you all are doing great. I, Kanika Soni, member of Institution Innovation Council, Rabindranath Tagore University, welcome you all to today's My Story session. So this event is conducted by a team member at ESEL, and we have Ritika with us in the panelist session. She'll be handling the Q&A session. I have heard I have heard people often say that motivation doesn't last. Well, neither does the bathing. That's why we recommend it daily. And so stay connected with us because this is just the beginning of our daily motivational dose session, which gonna inspire you all by the stories and experiences of innovative entrepreneurs. And today we have Mr. Deepak Baghel sir with us, founder and CEO of Mielo India and Honeybee Web. He's a BTech graduate from IIT Bombay, a beekeeper and a person who runs a first organic scientific beekeeping company in the central India. He's also working on many beekeeping projects since 2017. There are several problems faced in beekeeping industries. He's also working on resolving those problems faced by the beekeepers in the Madhya Pradesh. And today he's going to share his entrepreneurial journey with us and his experience with us. So be ready to get inspired and add some new learnings with you. So I now request Deepak sir to speak and share his journey and share his experience with us. Over to you, Deepak sir. ओके सो मैं भी अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकता हूँ जस्ट Sure. ओके सर Yes, sir. हेलो अभी कितने लोग हैं इसमें अपने पैनल में हेलो Yes, sir. अभी कितने पार्टिसिपेंट हैं इसमें राइट नाउ हेलो Hello. हाय रितिका Deepak ji, we have around 40 people right now and many students are joining. ओके ओके श्योर Yes. तो मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ अपना Sure. अभी जो पिछले सालों से मैं एग्रीकल्चर में फील्ड में वर्क कर रहा हूँ तो मैं लोगों को पहले अभी अपना करंट सिचुएशन बताता हूँ कि मैं भी राइट नाउ क्या कर रहा हूँ इस साल फिर आपको मैं पीछे की स्टोरी पूरी बताता हूँ कि इस स्टेज पे पहुंचने के लिए मैं किस किस स्टेज से मैं गुजरा हूँ प्रॉपर है ना और दीपक जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही Voice. आवाज आ रही है बच्चे से Yes, sir. ठीक है स्टार्ट करता हूँ तो अभी मैं एक्चुअली अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ म्यालो हनी और हनी बी वेब उसकी पेरेंट कंपनी है तो अभी मैं अपने इंडिया की बी कीपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर So you're not audible. हेलो Deepak sir. दीपक जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आई थिंक थोड़ा ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। इशू है हेलो 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 हाँ सर आवाज आ रही है हाँ अब आ रही है ओके ठीक है सो मेरा नाम दीपक बघेल है मैं एक्चुअली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं एक्चुअली एक अपने इंदौर के पास में एक छोटा सा गांव है बड़ा वहां का रहने वाला हूँ और मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन पूरा यहीं से किया है अपना 11 तक का और मैंने अपना जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल से करी है गवर्नमेंट जो अपनी नॉर्मल होती है सरकारी स्कूल है वहां से किया है तो मैं जैसे एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट था अपनी क्लास में मतलब कि जो बस 50-60% समथिंग ले आता था क्लास में बट सडनली एक ड्रास्टिक चेंज आया था 2000 मेरी लाइफ में 2004 में जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे सो उसके बाद से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी कि घर में मतलब मेरे पापा की जॉब थी वो चली गई उसके बाद फिर मेरी मॉम को पेंशन मिलती थी जो कि बहुत कम थी तो हम मेरे घर में खाने का भी इशू हो गया था उस टाइम पे क्योंकि सैलरी बहुत कम थी 3-4 हज़ार ही समथिंग आती थी पेंशन उस टाइम तो फिर मैंने अपनी मॉम को फोर्स किया कि मॉम आप कुछ मत सोचो आप पापा की जॉब ले लो
था, क्योंकि घर में इनकम बहुत कम होती थी। तो मैंने बोला मम्मी आप जॉब ले लो, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरी मॉम को 4th कैटेगरी की जॉब मिली उस टाइम, क्योंकि मेरी मम्मी 8वीं फेल थी उस टाइम। तो मैंने मॉम को बोला कि मॉम आप ले लो, आप मेरी टेंशन मत करो, मैं पढ़ाई करके कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, मुझे पापा की जॉब नहीं चाहिए गवर्नमेंट की, टीचर की। तो फिर मेरी मॉम ने जॉब ली, फिर थोड़ी बहुत इनकम और एक्स्ट्रा आई, तो तब जाके हमने, मैं स्कूल में पढ़ता था, 10th तक अच्छा पढ़ा, तो स्कूल वालों ने मुझे निकाल दिया, बिकॉज हम स्कूल की फीस पे नहीं कर पाते, बिकॉज उस टाइम पे 600 रुपये पर मंथ हमारे लिए बहुत ज्यादा होती थी। तो फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, और वहां पे मैंने अपना 11th कंप्लीट किया विद 61% समथिंग होगा, 61 या 69% थे मेरे, तो जो कि बहुत एवरेज नंबर थे मेरे। उसके बाद फिर मैं इंदौर जब गया, तो मेरी दीदी एक्चुअली पीएमटी के लिए क्रैश कोर्स करना चाह रही थी उस टाइम। उसने बहुत जिद पकड़ी कि मुझे पीएमटी का क्रैश कोर्स करना था, मैं भी उसके पीछे एज अ गार्जियन के तरह मैं गया था दीदी के साथ, कि दीदी के लिए मैं देखभाल करूंगा, उनको छोड़ के आऊंगा, लेके आऊंगा कोचिंग से। तो ये सब करने का फिर तब जाके मैंने इंदौर में जब पोस्टर देखे कि आईआईटी और पीएमटी और ये सब चीजें भी होती है, तो फिर मैंने मॉम से जिद करी कि मॉम मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, कि एटलीस्ट ट्राई करने में क्या जा रहा था। फिर मैंने इंदौर में 1 साल आईआईटी की तैयारी करी रैंकर पॉइंट में, और वहां पे बहुत इशू आया, बिकॉज वो पहली हिंदी मीडियम की बैच थी, क्योंकि जितने भी आईआईटी की बैच होती थी सारी इंग्लिश मीडियम में होती थी उस टाइम पे। सारे नोट्स जितने भी एग्जाम टेस्ट सब कुछ इंग्लिश में होता था। तो पहली बैच से तो हमने स्टार्ट करी 90 बच्चों ने, और उस टाइम पे ये होता था कि मेरी रैंकिंग सबसे लास्ट में आती थी, बिकॉज मुझे कुछ सॉल्व करना नहीं आते थे, कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने होते, क्या क्या प्रॉब्लम आती केमिस्ट्री फिजिक्स में, ये सब चीजें। तो फिर जब धीरे धीरे तो समझ में आया कि हाँ यार ऐसा है, फिर लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने लोगों से पूछा, मैं इंग्लिश मीडियम वालों से जाके डाउट पूछता था कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है मुझे। तो उसके बाद जब पता चले थोड़ी बहुत चीजें कि लोग इस हिसाब से पढ़ते हैं, बिकॉज होता है क्या, जब आप हमेशा अपने 4 लोगों का एवरेज होते हैं, 4 से 5 लोगों का, जो भी आपके 5 दोस्त सबसे बेस्ट होते हैं, आप उन्हीं का हमेशा एवरेज निकलते हो। तो पहले जब मैं सरकारी स्कूल में था, तो मेरा मेंटेलिटी, मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल उनके जैसा होता था, कि सरकारी बच्चे की भाई बीएससी कर लेंगे, कुछ भी 3-4 हजार की जॉब लग जाएगी, इस टाइप से। और फिर जैसे मैं रैंकर पॉइंट में गया, तो वहां पे मैं इंग्लिश मीडियम वालों के साथ मोस्टली रहता था। तो उनकी मेंटेलिटी कि हमको आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आईआईटी दिल्ली चाहिए, आईआईटी कानपुर चाहिए, सीएस ब्रांच चाहिए। तो जब मैं उन लोगों के साथ बैठा, तो मेरी मेंटेलिटी उनके जैसे बनने लगी धीरे धीरे। फिर मैं उनके जैसा दिन भर सुबह 7:30 से लेकर रात के 12 बजे तक मैं कोचिंग में ही बैठ के पढ़ाई करता था, 18 घंटे। क्योंकि मेरे पास और कोई मोटिव नहीं था, ये मेरा लास्ट चांस था। कभी ये क्लियर नहीं होता तो फिर मुझे बीएससी ही करनी पड़ती। तो मैंने 1 साल प्रॉपर तैयारी करी, और जब मैं दीदी के साथ गया था, तो मैंने एक बार में जस्ट पहली बार 2 महीने क्रैश कोर्स दीदी के साथ किया था। तो उसके बाद मैंने जब एग्जाम दी थी, तो मेरा ट्रिपल ई में 99 रैंक आ गई थी एमपी के अंदर। और लेकिन एआई ट्रिपल ई में मेरे सिर्फ 19 नंबर आए थे, मैं डिस्qualify हो गया था उस टाइम, और आईआईटी के अंदर मेरे -5 नंबर थे। तो मैं बहुत होपलेस हो गया था कि यार मैं क्या करूं। लेकिन मुझे बस एक मोटिवेशन था कि मैं 99 रैंक आई है, तो मुझे जेएसआईटीएस कॉलेज मिल रहा था मध्य प्रदेश का उस टाइम पे, अच्छी ब्रांच भी मिल रही थी वहां पे। तो मैंने बोला कि एक बार और चांस लेना। फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया 12वीं के बाद, और उस साल मैंने फिर बहुत मेहनत करी, फिर वही 18 घंटे मेहनत करी। तब जाके फिर मेरे वापिस से आईआईटी में मेरे अच्छे मार्क्स आए, और मेरा क्वालिफिकेशन हुआ। और मैंने सिर्फ एक ही और जब मेरे को ब्रांच सिलेक्ट करने का टाइम आया, तब मैंने सिर्फ आईआईटी बॉम्बे डाला टॉप पे, आईआईटी दिल्ली डाला, और आईआईटी कानपुर। मैंने ब्रांचेस नहीं देखी कि मेरे को मेटलर्जी चाहिए, सीए चाहिए, सिविल चाहिए, बिकॉज मेरा पॉइंट था कि मुझे बॉम्बे जाना है, बिकॉज बॉम्बे उस टाइम सबसे पुराना कॉलेज था आईआईटी का। तो मतलब वहां जब से पुराने कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ के सीनियरों से मिलूंगा, तो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे आईआईटी इंदौर में सीएस ब्रांच मिल रही थी उस टाइम पे, 2010 में। और जब मैंने तैयारी करके आईआईटी जब क्रैक किया था, तो उस टाइम पे मेरे फिर जो 19 नंबर आए थे 1 साल पहले, मेरे फिर नेक्स्ट ईयर मेरे 150 नंबर आए थे एआई ट्रिपल ई के अंदर। और मेरी उसमें और अपने ऑल इंडिया मेरी कितनी 46 रैंक आई थी, और एमपी के अंदर मेरी 16वीं रैंक आई थी एआई ट्रिपल ई में। और आईआईटी के अंदर 478 रैंक आई थी उस टाइम मेरी ऑल इंडिया। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी 2000 भी रैंक आ जाए, पर मेरी अंडर 500 रैंक आई थी। तो मुझे आईआईटी बॉम्बे में मेटलर्जी ब्रांच मिल गई। लेकिन ये तो फिर भी ठीक था, मतलब सबसे इजी पार्ट में बोल सकता हूँ अपनी लाइफ का, कि मैंने सिर्फ 18 घंटे पढ़ाई करी और स्कोर अच्छा ला के पहुंच गया। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती कि जब आप आईआईटी बॉम्बे जाते हो, तो वहां पे जब आप इंडिया के सारे टॉप लेवल के
सारे टॉपर लोगों से मिलते हो, जितने भी टॉपर लोग होते कि चंडीगढ़ टॉपर, बिहार टॉपर, यूपी टॉपर, मद्रास टॉपर, और सबके परसेंटेज 99, 98, 97 परसेंटाइल, सब ऐसे ही लोग आते हैं वहां पे। और तो वहां पे जब मैं पहुंचा तो मैंने ये देखा कि सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, सब डेली पब्लिक स्कूल, थॉमसन कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज, सब अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ के आए थे, तो उनको पीसीएम पढ़ने में कोई इश्यू नहीं था। और जब मैंने 12वीं की एग्जाम भी दी तो मेरे पीसीएम में 85% आए, लेकिन हिंदी इंग्लिश में मेरे 55 नंबर आए थे और 60 नंबर आए थे। इंग्लिश में मेरे 55 ही नंबर आए थे 100 में से, क्योंकि मुझे पता था कि आईआईटी के लिए मुझे हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को सिर्फ पीसीएम पे वर्क करना है। तब मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वर्क करके आईआईटी तो क्लियर कर ली, लेकिन मैंने अपने हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट को छोड़ दिया कि इंग्लिश नहीं आती मुझे। तो ये प्रॉब्लम मुझे आईआईटी जाके फर्स्ट ईयर में फेस करनी पड़ी। मुझे सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आते थे। जब क्लास में लेक्चर चलता था कि आइसोलेटेड ट्रायंगल होता है, मुझे नहीं समझ में आता कि आइसोलेटेड ट्रायंगल क्या होता है। मुझे समद्विबाहु त्रिभुज पता था, मुझे आइसोमेरिज्म पता था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, लेकिन मुझे उसका मीनिंग समावयवता पता था कि समावयवता ये होती, क्रिया, अधिकारक, ऐसी चीजें मुझे टर्म्स याद थी कि गोलाकार वस्तु, पृथ्वी होती है वो। लेकिन आईआईटी में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई कि पूरे लेक्चर में मेरा फोकस सिर्फ इस पे रहता था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आई कि जिसके कारण मैं अच्छे से नहीं पढ़ सका। तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ सब्जेक्ट में मेरे को बैक लगी, तो मैं नर्वस हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि ये इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कि मैं यहाँ आके फेल होऊंगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया, अब दूसरा टैलेंट अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई में मैं लोगों को बीट नहीं कर सकता वहां पे आईआईटी के अंदर, क्योंकि दे आर ऑलरेडी ब्रिलियंट माइंड, इंडिया की क्रीम है। और मैंने आईआईटी निकाली, मतलब दिमाग मेरे में है, बट उसको कैसे यूज करना ये मेरे पे डिपेंड करता है। मतलब मेरे जो मेंटर थे आईआईटी के अंदर, उन्होंने यही बोला कि दीपक, तेरे में दिमाग तो है, तूने आईआईटी निकाली यानी दिमाग है अपने अंदर। सो अब तुझे क्या करना है, इन सब लोगों के बीच में इनसे बात करके तुझे करना था। मेरे पास एक मुझे लगा कि डांस एक अलग चीज है, तो मैं डांस के अंदर इन्वॉल्व हो गया फर्स्ट ईयर में ही। तो डांस में ऐसा होता है कि मैं डांस अच्छा कर लेता था, तो मैं डांस के थ्रू में अपने सीनियरों से बात करना स्टार्ट किया। मेरे अंदर जो डर था कि सब टैलेंटेड है, तो उसके बीच में मैंने अपने दूसरे टैलेंट को बाहर निकाला कि डांस या जो भी चीज है, एक्टिंग। तो डांस करना स्टार्ट किया, तो लोगों ने मेरे से आके बात करनी स्टार्ट की कि दीपक तू अच्छा डांस करता है। बाकी वहाँ बॉयज गर्ल्स सब कुछ देखने लगे, बिकॉज आईआईटी के अंदर 10% गर्ल्स होती है। तो मोस्टली जितने भी फंक्शन होते थे बड़े बड़े कॉलेजेस में, कि सेंट जेवियर्स कॉलेज, काला घोड़ा, तो सब जगह फेस्टिवल में हम जाते थे, डांस ग्रुप में गर्ल्स आती थी, तो मेरा इंटरेक्शन बढ़ा। और उन सब मेरे डांस ग्रुप वालों ने मुझे इंग्लिश में बात करना सिखाया कि दीपक कैसे बात करनी होती है। बिकॉज आपको सबसे पहले अपना डर मिटाना है कि आपको करे क्या। तो मेरा डर डांस के थ्रू मेरा मोटिवेशन बढ़ गया कि आया ठीक है, मैं इजीली बात कर सकता हूँ फोर्थ ईयर वालों से भी, फिफ्थ ईयर वालों से भी, और पीएचडी वालों से भी। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मेरा इंग्लिश वाला डर एक साल के अंदर मिटा, तो अगले साल से मेरे सारे कोर्सेस निकलने लग गए। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा फर्स्ट ईयर का अकेड्स बिगड़ गया था, मेरी कुछ सीपीआई बिगड़ गई थी पहले फर्स्ट ईयर के कारण। तो मैंने बोला कि अब सीपीआई के बेस में मेरा प्लेसमेंट तो नहीं होने वाला। ये मेरे को सेकंड ईयर में क्लियर हो गया था कि मैं कितने भी 9 पॉइंटर या 10 पॉइंटर ले आऊं अपने कॉलेज डिग्री में, पर मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा, बिकॉज मेरे सारे दोस्तों की सीपीआई बहुत अच्छी थी। तो मैंने बोला कि सीपीआई के अलावा और क्या क्राइटेरिया होता है, अदर स्किल्स में मैं अपने आप को डेवलप कर लूं। तो मैंने सेकंड ईयर से ही प्लान कर लिया था कि मुझे स्टार्टअप करना है। तो मैं अपने पूरी जर्नी को मैंने स्टार्टअप के अराउंड पूरा कर लिया। और मैंने आईआईटी के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप में वर्क किया। मैंने 2-3 टूल्स एंड ट्रेवल्स वाले स्टार्टअप किए, कुछ एजुकेशन वाले थे, कुछ एनिमेशन के वीडियो बनाने वाले स्टार्टअप किए। तो क्योंकि हमारे आईआईटी के अंदर उस टाइम क्रेज चल रहे से हाउसिंग.com, ये बड़े बड़े स्टार्टअप उस टाइम निकले थे बहुत सारे, जोमेटो वोमेटो, अपना बॉक्स एड। तो ये सारे स्टार्टअप मेरे आईआईटी के सीनियरों ने स्टार्ट किया था, मैं उनके साथ एज ए इंटर्न काम करता था। तो मैं ये देखता था कि आईआईटी के लोग सोचते कैसे हैं। और मैंने ये देखा कि आईआईटी में पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा आपका डेवलपमेंट होता है कि जब आप मेस में खाना खाने बैठते हो, तो जब 2 से 4 घंटे आप बैठ के जो डिस्कशन करते हो, तो डिस्कशन से आपका माइंड वैसा डेवलप होता है। तो जब जो मेरे 4 से 5 साल मैंने आईआईटी के अंदर बिता है, तो मेरा फिर माइंड उस 5 साल में उन आईआईटी के सीनियरों जैसा होने लगा कि जो स्टार्टअप करते हैं। तो मेरे पास भी वो मोटिवेशन आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ते गया धीरे धीरे कि मैं भी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ।
तो मेरा अच्छा प्लेसमेंट हो गया था फाइनली। मतलब 2-3 मेरे को एक अपना मिजोरम से एक कंपनी थी टूर्स एंड ट्रैवल की, वहां से मुझे 15 से 16 लाख का पैकेज का ऑफर आया था। और एक नागालैंड में अपना पीसीएम पढ़ाने के लिए 22 लाख का पैकेज का ऑफर आया था अपने लास्ट सेमेस्टर में, सेकंड लास्ट। बट मेरा ये था कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे अपने घर पे वापस आना है और घर के लोगों को वापस से जॉब दिलानी है। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल देखी कि मेरे सारे दोस्त सब लोग 10-10 हजार रुपये महीना कमा रहे, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे, 8 से 10 हजार कमा रहे। मैं अकेला एक बाहर निकला जिसको आराम से 1-1.5 लाख की जॉब मिलती। तो अब मेरा ये पॉइंट था कि मुझे वापस घर जाके कुछ एक सिस्टम बनाना, कोई भी एक स्टार्टअप करना है कि जिसमें मैं अपने दोस्तों को वापस से जॉब दे सकूं। तो मैं वापस 2016 में सब कुछ छोड़ छाड़ के कॉन्वोकेशन के नेक्स्ट डे में वापस आया और मैं घर पे आके मम्मी स्टार्ट करूंगा। तो मेरी मॉम ने बोला कि तेरे को जो करना है कर ले, मेरी सैलरी है तो सैलरी पे लोन उठा ले। तो मैंने सैलरी आराम से 5 लाख का पर्सनल लोन उठा के एक 10 एकड़ का लैंड किराए पे लिया। जो उस 10 एकड़ के लोन जब मैंने किराए पे लिया तो उसको फिर मैंने अच्छे से डेवलप करना स्टार्ट किया। मतलब ये जैसे आप देख रहे प्रेजेंटेशन में कि मेरी इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, मैंने क्या किया, पहले तो खूब पढ़ाई करके सारे सब्जेक्ट निकाले और मैं पर्सनल ट्यूशन के लिए बांद्रा, अंधेरी, नागौरी सब जगह जो मैं बच्चों को पढ़ाता था, वहां पे मुझे 8 से 1000 रुपये पर घंटे के हिसाब से मिलते थे। तो मैं सैटरडे संडे को जाके 3-4 घंटे पढ़ा के मैं सैटरडे संडे को 8 से 10 हजार रुपये कमा के ले आता था। तो मेरा खर्चा पानी निकल जाता था पूरा अच्छे से। और फिर उस टाइम मेरा वेट 50 था। तो मैं फिर साइड में मैंने फिर बॉडी बिल्डिंग भी स्टार्ट की। मैं मॉडलिंग भी करता था पैरेलली कि मेरी एक पर्सनालिटी मैंने अच्छे से बना ली थी। मॉडलिंग करके फिर कुछ थर्ड में तो मैं मॉडलिंग के प्रोजेक्ट भी लिए मैंने अपने में। ये सब अच्छे से चलता रहा और फिर उसके बाद मैंने 10 लैंड को बहुत अच्छे से डेवलप किया। वहां पे मैंने अपनी एक नर्सरी के अंदर बहुत प्लांट्स लगाए और मैंने 40 वैरायटी की क्रॉप्स लगाई उसके अंदर। गेहूं भी 5 वैरायटी के लगाए थे, बंसी, सरबती, काली मुछ वाले, अपना लेट्यूस लगाया, टमाटर लगाया, मूली, गाजर, धनिया की मैं क्रॉप लगाई अपने फार्म पे। और मैंने करली लगाई थी अपना कॉटन, नॉन वीट कॉटन। मतलब सर आपकी क्योंकि वॉइस हमारे ब्रेक हो रही है। यहाँ आवाज आ रही है अच्छे से? सर थोड़ा सा ब्रेक हो रही है आवाज आपकी, बीच बीच में ड्रॉप कर जाती है। ओके ठीक है, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम हो मुझे मेंशन कर देना, बिकॉज मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि मेरी आवाज कैसी जा रही है। श्योर सर। अभी अभी मुझे अच्छी आ रही है क्या? सर नहीं, अभी भी थोड़ी ब्रेक करी। नेट का इशू है आई थिंक थोड़ा। ये ओके यहाँ सर। पे एक्चुअली पूरे बादल है पूरे, तो बादल के कारण यहाँ नेटवर्क बहुत ही कम आ रहा है अभी, इसलिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके सर, नो इश्यूज, यू कैन कंटिन्यू, अभी थोड़ा ऑडिबल हैं आप। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आई कि जब मैं नॉन बीट कॉटन लगा था खेत में, तो उस टाइम पे फ्लावर ड्रॉपिंग का इश्यू आ रहा था। फ्लावर ड्रॉपिंग का इश्यू होता है कि जब आपका फूल खिल जाता है तो कुछ दिनों बाद गिरना होता है। मतलब फ्लावर ब्लूम हुआ, मान लो सुबह 5 बजे खिला और किसी भी मधुमक्खी या किसी भी इंसेक्ट ने पॉलिनेट नहीं, तो 10 से 12 दिन के अंदर वो डिग्रेड होके गिर जाता है। यदि किसी मधुमक्खी ने या किसी इंसेक्ट उसको कर दिया, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसको हम पॉलिनेशन की प्रोसेस कहते हैं, परागण अभियान कहते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम आने बिकॉज हमारे काम के आसपास मधुमक्खी के छत्ते नहीं थे उस टाइम पे, तो सारे फ्लावर मैंने स्टडी किया क्योंकि 7 फूल गिर गए तो मेरे पास नहीं निकलेगा उस खेत में। तो मैंने उसको स्टडी किया तो पता चला कि यूपी बिहार में लोग पॉलिनेशन के लिए ऑक्सीजन रखते हैं। तो फिर मैं 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग बिहार के स्कूलों में गया। वहाँ पर जितने बी कीपर लोग थे मैं उनके साथ उनके खेत में रहा। तो मोस्टली जो हार्डकोर बी कीपर होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, एकदम टेंट लगा। हेलो। सर सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है।
Hello, Deepak sir. या आई थिंक कुछ Sir, टेक्निकल इशू है वहां पे अभी दीपक जी के एंड पे। हाँ, because उनकी वॉइस ऑडिबल नहीं है सर। करेक्ट करेक्ट, नो issues. I think he will be resolving the issue in 5 minutes and will या rejoin. यस Meanwhile, we can talk. कनिका एंड रितिका, आप अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। अनुराग, आप तब तक एक बार चेक कर लीजिए दीपक जी के एंड पे, if he can join again. Okay, oh, I think the story was going very well and he shared good things with दैट क्या क्या चैलेंजेस उनके लाइफ में आए और क्या क्या करके, क्या न्यू चीजें करके उन्हें अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया। यस लाइक सर। लैंग्वेज की बात उनने की, इंग्लिश के बारे में बात की उनने, मैथ की बात की, डोमेन नॉलेज की बात की, वो नहीं आता था वो कुछ और करने लगे। लर्निंग कहाँ होती है वो उन्होंने बताया कि कैंटीन कितना यूजफुल है हमारे लिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो उन्होंने शेयर की है। एंड मैं अब कनिका और रितिका से पूछना चाहूंगा कि आप लोग क्या करते हो? क्या आपको कहीं लगता है कि हाँ ये रिलेवेंट है, ये तो हमारे साथ भी होता आया है हमेशा? रितिका आपका ऑडिबल सर, डेफिनेटली चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, इनफैक्ट हमें भी फेस करने होते हैं। हर स्टेप, अगर कोई कुछ नया स्टेप हम लेते हैं तो कहीं ना कुछ चैलेंजिंग होता ही है उसमें। और ऑब्वियसली जब भी हम कुछ नया करते हैं तो उसके जो फेलियर्स होते हैं या जो भी चीजें होती हैं हम उसी से सीखते हैं। तो सर की स्टोरी से काफी कुछ अभी तक सुना, जो तो काफी कुछ सीखा है कि कैसे उन्होंने ओवरकम किया चैलेंजेस। तो सिमिलर थिंग। ओके। रितिका, आपके वॉल्यूम नहीं है, माइक शायद काम नहीं कर रहा है। Hello. या नाउ इट इज ओके। Yes, sir. Like Kanika said, हम बहुत सारी चीजें को करिकुलर एक्टिविटीज से सीखते हैं, become upfront in our careers and things. राइट राइट। Absolutely. तो मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि जो भी चैलेंज हमें लगते हैं ना, वो केवल हमारे माइंडसेट पे होता है। एक्चुअली में वो चैलेंज होता ही नहीं है, लेकिन हम अपने माइंड में इतना बड़ा बना लेते हैं कि अरे ये तो होगा ही नहीं, ये तो हम कर नहीं पाएंगे, या ये होने नहीं देंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो केवल हमारे माइंड में होती हैं, और वो यस आप तब चेंज कर पाते हैं जब आप उसके लिए एफर्ट करते हैं। आप बिल्कुल श्योर हो जाते हो नहीं मुझे तो ये करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दीपक का ही एग्जाम्पल लूंगा। एक हिंदी मीडियम का बच्चा आईआईटी जाना चाहता है, इंग्लिश नहीं आती है, 2 बार फेल हो चुका है पहले भी, बट वो विल पावर बहुत अच्छा था कि आईआईटी तो जाना है, मुझे करना है, कुछ भी होगा मुझे तो करना है। देन ही गॉट द वे कि हाँ हिंदी मीडियम में भी आईआईटी होता है, कौन जानता था, हमें नहीं पता था शायद, बट जिनको करना है वो अपने तरीके निकाल लेता है, वो पता कर लेता है। तो ये हमारा माइंड है जो हमें कहीं ना कहीं ब्रेक करता है और हमें चीजें करने का रोक देता है। तो अगर आपको लगता है कभी फ्यूचर की कोई चैलेंज आ रहा है, ये चीज बहुत टफ है। अभी कोविड का आप एग्जांपल ले लो। कोविड में हमें लगा था कि अब एजुकेशन नहीं हो पाएगी, हम कॉलेज कब जाएंगे हमें नहीं मालूम, क्या करेंगे, बट ऑनलाइन एक तरीका निकला। नाउ वी आर कनेक्टेड, वी आर डूइंग इवेंट, वी आर टेकिंग द लेक्चर, जो भी काम था वो हो रहा है बिकॉज देयर इज अ विल कि हमें ये करना है। एकेडमिक कैलेंडर है, अगर नहीं करेंगे तो हमारा पूरा एक ईयर खराब हो जाएगा। तो डेफिनेटली जरूरी सर। ये है कि हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है कि नहीं यहाँ कोई चैलेंज नहीं है, वी कैन डू एनीथिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मिनट चेक कर लेते हैं अगर दीपक जी ने दोबारा ज्वाइन किया है तो। तो सर या आई थिंक रेशमा को कुछ डाउट है या क्वेरी है, उनने अपना हैंड रेज किया हुआ है। यस रेशमा, आप चाहो तो Q&A पैनल में अपना क्वेरी मेंशन कर दीजिए और हम यहाँ पे आपकी क्वेरी ले लेंगे। और भी अगर कोई कुछ भी पूछना चाहे, बात करना चाहे तो प्लीज Q&A पैनल में आप अपनी क्वेरी मेंशन कीजिए एंड रितिका एंड कनिका विल टेक योर क्वेरीज।
आई थिंक अभी मेजोरिटी में ओनली वी पीपल आर कनेक्टेड ना, जब तक दीपक आता है। Yes, sir. Yeah, great. But it could be our meeting also. मैं Yes, चाहूँ तो sir. बाकी लोगों को भी इन कर लूंगा। कोई अगर हमारी मीटिंग ज्वाइन करना चाहता है तो हैंड रेज कर दे, मैं इन कर लूंगा। हम अपना प्लान बना लेते हैं, एकेडमिक कैलेंडर के अलावा एक्टिविटी कैलेंडर प्रिपेयर हो जाएगा हमारा। Yes, sir. That's a good opportunity for us to करेक्ट utilize the time. करेक्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब लोगों के लिए चैलेंज है कि टेक्निकल इशू है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। We हाँ, can sir. in our calendar, we can talk about our upcoming activities, our team कि हमें क्या क्या काम करने, क्या रोल होंगे आप लोगों के, हमारे Yes, sir. बाकी लोगों के। तो अगर टीम में कोई भी मीटिंग में ज्वाइन होना चाहता है अभी, तो अपना हैंड रेज करे एंड आई विल ऐड देम हियर, दे विल बी एबल टू टॉक ऑल्सो। कुछ क्वेरी आई है रेशमा की। रितिका एंड कनिका आप पैनल में देखिए एक बार। Yes. Yes, sir. मैंने check किया। How Reshma to has place it? one question. बताएंगे तो I'll answer that question. Ritika, you are not audible. Your voice is breaking. Is it better now? Nope, not yet. I think you should try disconnecting your earphones. That will be better option. I suggest. Hello. Yeah, now it's audible. Okay. Yes, so what I was saying that Reshma's question will be transferred after a minute. जैसे ही सर आते हैं, I'll Okay. transfer to him. Okay. No, sir is here. That is an okay, yes. दीपक जी आर यू इन? आई थिंक अभी उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक चैलेंज है, जब आप टेक्निकल कुछ चीजें करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें प्लान करके आते हो, तो कि हम ये बोलेंगे, ये करेंगे, ये होगा, तो फिर जब आप ज्वाइन कर लेते हो आपको पता चलता है नेट कुछ चल ही नहीं रहा, अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी एक चैलेंज है, लेकिन आपको चैलेंज है तो ये अवॉइड नहीं करना है। आप वो नहीं कर सकते कि खत्म कर देते हैं, अब चलो चलते हैं, आज तो नेट नहीं चलेगा। Yes, sir. तो दीपक जी भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हाँ चैलेंज होता है, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट होता है। शायद पहले वो लैपटॉप पे कनेक्टेड थे, अभी वो मोबाइल यूज करना चाहते हैं, तो ही इज ऑल्सो ट्राइंग द डिफरेंट वेज कि कोई भी चैलेंज होगा तो सोल्यूशन तो जरूर होगा वहां पे। Definitely, sir. अगेन ये लर्निंग है एक हम लोगों के लिए भी। आई नो कि आप दोनों ने बहुत कुछ प्रिपेयर किया था आज के लिए, कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी बोलना है, बट ये प्रिपेयर नहीं किया था कि अगर अगर दीपक बघेल जी का नेट नहीं चलेगा तो क्या करेंगे। Yes, sir. The technical glitches are the biggest challenges these days. करेक्ट। एंड ये वो है जो आप प्रेडिक्शन में नहीं ले सकते, आपको पता नहीं होता कि होने वाला है। Yes, sir. इट कैन हैपन एनी टाइम। Yes. दीपक जी आपने ज्वाइन कर लिया है क्या? हाँ सर, मैं ज्वाइन कर लिया है सर, जस्ट 2 मिनट में प्रेजेंटेशन ही खोल रहा हूँ इस पे। श्योर श्योर। एक्चुअली क्या पानी गिर रहा था, नेटवर्क का बहुत इशू है अभी। एक्चुअली परसों ही मैंने वेबिनार अटेंड किया, तब सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, बट आज ही एक इशू आ रहा है थोड़ा। नहीं वो होता है, चैलेंज नहीं होंगे तो जर्नी बहुत अच्छी नहीं होती ना, मजा नहीं आता जर्नी में। हाँ हाँ।
गाइज आई थिंक 1 मिनट और लगेगा, दीपक जी कनेक्ट हो चुके हैं और वो अपना कैमरा ऑन करेंगे अभी। ही इज ट्राइंग टू शेयर हिज स्क्रीन। तब तक अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी रैंडम क्वेरी भी है, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम आपको जवाब दे पाए, बता पाए। प्रशांत वॉइस इश्यू, ओके। प्रशांत आपको आवाज आ रही है क्या? अगर आ रही हो तो अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। ओके फाइन। और देयर इज अनदर वे, जब आप कम्युनिकेट नहीं करते हो बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। तो प्रशांत जी ने अपना हाथ ऊपर किया, हमें पता चल गया कि आवाज आ रही है, दैट इज फाइन। तो गुड, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है ये। आई थिंक विका को कोई डाउट है? गाइस जो भी डाउट है आपका, आप Q&A पैनल में प्लीज मेंशन कीजिए, वी विल टेक योर क्वेरीज। रितिका आप देख रहे हो ना Q&A पैनल? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir, I'm connected again. परफेक्ट। Finally. दीपक जी आर वी गुड टू गो? You, yes, sir. ओके, एक बार शेयर कर दो इसको। हाँ आप शेयर कर लीजिए एंड देन वी कैन कंटिन्यू। Okay, I'm back. So audible now? या यू आर ऑडिबल। So basically मैं ये बता रहा था कि जब मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा था बढ़वा के अंदर, तो मुझे फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आई थी कॉटन क्रॉप में। कॉटन की क्रॉप में जब फ्लावरिंग आती है जैसे, तो उस टाइम पे कोई ना कोई इंसेक्ट पॉलिनेट करता है उसको। वो या तो वो मधुमक्खी हो सकती है, या तो कोई कीड़ा, बटरफ्लाई, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उड़ने वाले छोटे छोटे, ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। लेकिन बाकी जो कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे बटरफ्लाई, टिड्डे, क्रिकेट और ये सब चीजें अपना पेट भरने के लिए पॉलिनेशन करते हैं। तो ये 4-5 फूलों को पॉलिनेट करके अपना पेट भर के वापस से बैठ जाते हैं। लेकिन जो हनी बीज होती है वो एज अ प्रोफेशनली पॉलिनेशन का काम करते हैं, बिकॉज मधुमक्खी का काम होता है उसको पूरे नेक्टर को कलेक्ट करना और स्टोर करना, और वो अपना विंटर के लिए अपना पूरा प्रोडक्शन स्टोर करती है जितना भी हनी रहता है। तो मक्खियां पूरी क्रॉप का पॉलिनेशन करती है सुबह मॉर्निंग से लेके रात के इवनिंग तक। तो मक्खियां एज अ प्रोफेशनली करती है, तो मैंने सोचा कि हनी बीज के बिजनेस में आते हैं। फिर प्रॉब्लम इसमें आई कि जब मैंने देखा कि हनी बी का इंडिया के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा इंस्टीट्यूट इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं कर रहा है। मैं आईसीआर पुणे भी गया था वहां पे, तो आईसीआर पुणे के अंदर भी कुछ वहां पे सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग बताते कि हनी बीज इतने प्रकार की होती है, उसमें ये चीजें होती है, लेकिन कोई भी एडवांस बी कीपिंग नहीं कर रहा था। और बी कीपिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा लूप होल था कि क्योंकि इसमें कोई भी पढ़ा लिखा बंदा खेतों में बैठ के बी हनी बी पे रिसर्च नहीं करना चाहता, बिकॉज हर कोई चाहता है कि उनकी जॉब हो अच्छी, अच्छा पैकेज हो, एक 10x10 के ऑफिस में बैठ के एक लैपटॉप खोल के बस हम काम करें। क्योंकि बी कीपिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको काम करने के लिए आपको खेतों जंगलों में दिन भर बैठना पड़ेगा, और ऐसे रिमोट एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई भी नेटवर्क या इंटरनेट तक नहीं आता है। क्योंकि तभी जाके, क्योंकि ऐसे एरिया के अंदर ही पूरा एक ऑर्गेनिक फार्म टाइप का होता है जहाँ पे कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे ना होता हो। तो इसलिए मोस्टली बी कीपर आपको जंगलों के आसपास ही मिलेंगे, कोई सागौन के जंगलों के पास में होगा, कोई महुए के जंगलों के आसपास होगा। तो उस टाइप से मैंने ट्रेनिंग लेके स्टार्ट कर लिया बी कीपिंग की जर्नी, बिकॉज मुझे खेतों में और जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। तो मैं ट्रैवलिंग करके पूरा सीखा मैंने, और उसके बाद मैंने अपनी कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट करी इंदौर में आके, और उस कंसल्टिंग फर्म के थ्रू मैंने
बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डरों के साथ और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के वहां पे अपने बीहाई के बॉक्सेस रखे और अलग अलग जगहों का डाटा मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि मंदसौर में हनी बीज रखने पे क्या क्या प्रॉफिट होता है, क्या क्या लॉस हो रहा है, कौन से महीने में कौन कौन सी बीमारियां होती है मधुमक्खियों को, उनको बचाने के लिए क्या क्या रोकथाम करनी होती है। तो ये सारी चीजें मैं स्टडी करके कलेक्ट करना स्टार्ट किया और पैरेलली फिर मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने जाता था। जैसे केवीआईसी हो गया, फॉरेस्ट नर्सरी हो गई, अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके मैंने किसानों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मेरे पास एक बाय प्रोडक्ट आने लग गया हनी, क्योंकि मैं बी कीपिंग के बॉक्सेस सप्लाई करता था, इंस्टॉल करता था और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था किसानों को। तो तो बाय प्रोडक्ट में मैंने किसानों से हनी भी बाय बैक करना स्टार्ट कर लिया कि जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा मैं पूरा बाय बैक कर लूंगा। और उस हनी को मैंने एक मियालो नाम की ब्रांड से स्टार्ट किया और उसको मैंने स्टार्टिंग में मैं प्लास्टिक के बोतल में पैक करके मैंने डोर टू डोर जाके सेल किया हनी पहले। लोगों को मैंने बहुत सारे 200 आधा आधा किलो के फ्री के सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, लोगों से फीडबैक लिया और स्टार्टिंग में मेरा बहुत सारा स्टॉक सिर्फ मैंने फ्री में ही बांटा है ताकि एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि हनी कितने वेराइटीज के आते हैं। और फिर उसके उस ब्रांड को फिर मैंने रजिस्टर किया धीरे से, फिर उसको अमेजोन पे भी लिस्ट किया। फिर अमेजोन से मुझे अच्छा फीडबैक आया। फिर और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है आईआईटी बॉम्बे का, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे की एल्यूमिना चेन बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने आईआईटी बॉम्बे सिलेक्ट किया था उस टाइम भी 2010 में कि मुझे सिर्फ अपने सीनियरों से कनेक्ट होना है। तो मैंने लिंकिंग पे जाके सब सीनियरों से बात करके सर मैं अपना ये हनी बी का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इस पे मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने एक पैरेलली मियालो ब्रांड स्टार्ट की है। तो उन सीनियरों ने अपने सारे ग्रुप में और सारे लिंक में मेरे मियालो हनी को शेयर किया, प्रोडक्ट की डिटेल्स शेयर करी। तो मुझे वहां से बहुत सारे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। तो सडनली मेरी कंपनी की सेल्स बहुत बढ़ गई। मैंने मतलब पहले मैं 2016 में जाके स्कूलों में जाके पढ़ाता था बीकीपिंग के कोर्सेज मम्मी की स्कूल में, जितनी भी चीजें हैं। फिर मैं 2017 के अंदर अपना वर्ल्ड फूड इंडिया फेस्टिवल हुआ था दिल्ली के अंदर अपना, जहाँ पे बाबा रामदेव ने 1000 किलो खिचड़ी बनाई थी। उस टाइम पे मैं उसी वहीं पे प्रोग्राम में प्रेजेंट था। वहां पे ही मैंने बहुत सारे कस्टमरों को सारे हनी, बी पोलन, प्रोपेलैक्स, जितने भी बाय प्रोडक्ट होते हैं हनी के, ये सारी डिटेल मैंने 3-4 दिन तक कंटिन्यू, जितने लोग आए सब स्टेट के लोगों ने देखी, हरियाणा वाले स्टेट, उत्तराखंड वाले, हर कोई मेरे स्टॉल पे आया था। उन्होंने प्रॉपर चेक किया कि जामुन हनी क्या होता है, लीची हनी क्या होता है, मल्टीफ्लोरा हनी क्या होता है, तुलसी हनी क्या होता है। तो ये सारी डिटेल मैं अपने कस्टमर के साथ शेयर किया। तो मुझे उस 3 दिन के अंदर इतना अच्छा फीडबैक मिला कि लोगों ने बोला कि हमने जो पहले पुराना हनी खाया था 15-20 साल पहले, बोले वैसी वाली फील आ रही है। तो बोले हम हर कोई आपका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। और जब मैंने इंस्टॉल लगाई तो उस टाइम मेरे पास एक भी प्रोडक्ट नहीं था, मेरे पास सिर्फ 50-50 किलो के मतलब 100 किलो समथिंग हनी था। तो मैंने वहाँ पूरा 100 किलो हनी सोल्ड आउट कर दिया 3 दिन के अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। फिर मैंने उस प्रोडक्ट को रजिस्टर किया मियालो ब्रांड को। और तो फिर मैं एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग भी पैरेलली देते ही रहा वहाँ पे अपने अपने नीमच, मंदसौर, पूरे एमपी के बहुत सारे एरिया में मैंने ट्रेनिंग दी, जबलपुर और अपना उज्जैन की केवीआईसी सेंटर में। फिर अपना ये नर्सरी थी हमारी बड़गोंदा में, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे नाबार्ड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट किया फिर हमने वहाँ पे। तो इस टाइप से मैं बहुत सारी पैरेलल एक्टिविटी करते गया हर साल। और फिर मैंने अपना प्रोडक्ट भी जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है जो कि मैंने अपना अमेज़न पर रजिस्टर किया है। तो ऐसे फिर मैंने 4-5 कैटेगरी में इसको रजिस्टर किया, 3 के कॉम्बो बनाए, 4 के कॉम्बो बनाए, फिर एक सिंगल फ्लेवर के 1 केजी के कॉम्बो बनाए। और फिर मेरी सेल्स भी धीरे धीरे बढ़ती गई, हर 7-7 दिन में सेल्स बहुत अच्छी जाती गई टिल द लॉकडाउन। लॉकडाउन तक बहुत अच्छा चल रहा था मेरा पूरा। और फिर सडनली लॉकडाउन के बाद पूरा बिजनेस मेरा ठप हो गया, बिकॉज मेरा 90% बिजनेस ट्रैवलिंग पर डिपेंड करता है। मैं जितनी ज्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ उतने ज्यादा ऑर्डर आते हैं, उतने ज्यादा सब कुछ चलता है। और इस जर्नी में मैंने बहुत सारे सोसाइटीज बनाई। अभी मैं एसएचजी रजिस्टर करने आया हूँ अपने फार्म पे। अभी मैं 10 लेडीजों की एसएचजी बना रहा हूँ और उस एसएचजी के थ्रू भी अब मैं अब हनी स्टार्ट कर रहे हैं हम। और इस प्रोडक्ट में सेल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ऐसा हो चुका है कि मैं 3 दिन के कंसल्टिंग के मुझे आराम से 80 से 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। मतलब मैं महीने के सिर्फ 3 दिन भी काम करता हूँ तो मैं एक डील के अंदर आराम से 80 से 1 लाख रुपए निकाल लेता हूँ।
तो प्रॉब्लम पैसे की नहीं थी, बात ये मैंने सीखी इतने दिनों में कि आपको कोई भी एक चीज पकड़ के उस पर बस फोकस होके लग जाना होता है टिल द एंड। कि कि कोई भी काम मेरे एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब की मैंने एक बार भी तैयारी के बारे में सोचा तक नहीं, बिकॉज मुझे क्रिस्टल क्लियर था कि मुझे सिर्फ स्टार्टअप करना है। और पिछले 4 सालों से सिर्फ मैं एक ही चीज सोचता था। मैं मतलब सेकंड ईयर से मैं हर दोस्त को बोलता था कि मुझे सिर्फ स्टार्टअप करना है। और मैं हर सीनियरों को बोल के आया था कॉलेज से निकलने के पहले, पास आउट होने के पहले, कि मैं सिर्फ स्टार्टअप करूंगा। और मैंने इतना रायता फैला के आया था कॉलेज के अंदर कि हर कोई बोलता दीपक बघेल तो स्टार्टअप करेगा। तो मुझे वो चीज झक मरा के करनी पड़ी। और मैं चाहता भी था कि मुझे एक साइकोलॉजिकली प्रेशर हो मेरे पे कि मैंने इतने लोगों को बोला है कि स्टार्टअप करना ही, तो मैं इसलिए अब उस स्टार्टअप के पीछे लग गया 2016 में आके। और उसमें मैंने फिर एक सेगमेंट लिया कि बी कीपिंग लो, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी 132 करोड़ में 50 पढ़े लिखे बी कीपर नहीं होंगे अभी। मैं लास्ट टाइम बैंगलोर में एक केवीआईसी की मीटिंग थी, मतलब पूरे इंडिया के बी कीपर लोग आए थे वहां पे। तो मैंने उस मीटिंग में देखा कि उसमें 95% लोगों को ना तो इंग्लिश आती थी, और सारे 40 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोग थे, सारे किसान लोग थे, और सारे मतलब उसमें 80 to 90% आदिवासी लोग थे जिनको कोई इंग्लिश नहीं आती, और वो एकदम रूरल बैकग्राउंड से आए थे, भरतपुर से आए थे, कोई अपना बिहार से आया था, कोई उत्तराखंड से आया था, कोई मिजोरम से आया था। और उसमें किसी ने सबने सिर्फ बीएससी वाले, मतलब लोकल डिग्री वाले, तो कोई 12वीं पास था तो कोई 10वीं फेल था, तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। और जो केवीआईसी के जो वहां पर रिप्रेजेंट कर रही थी, जो अपना इंस्टीट्यूट था वहां पे बैंगलोर में, वो सारे लोग इंग्लिश में बात करते। मैं ये देख रहा था कि 95% लोगों को इंग्लिश नहीं आती, और जितने बड़े वहाँ अधिकारी बैठे वो सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और कोई भी टेक्निकली चीज समझा नहीं पा रहा है। तो उस टाइम मैंने डायरेक्टर साहब को बोला कि सर, आप इस फील्ड में भी पढ़े लिखे हो लोगों का होना जरूरी है। बिकॉज जब कोई इंस्टीट्यूट के लोग बात करते कि हनी जमता क्यों है, तो हम उनको बताते कि भाई हनी में फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, उसमें इतना रेशियो होना चाहिए, उसके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो जब टेक्निकली पूरा समझा सके, और मैं डॉक्टर साहब को सिर्फ एक मेन पॉइंट बोला कि सर, पढ़ा लिखा होना इसलिए जरूरी है इस फील्ड के अंदर, बिकॉज पढ़े लिखे लोगों को ये पता है कि उस नॉलेज को कैप्चर करके अगली जनरेशन को पास कैसे करना है। अभी जितने लोग बी कीपर लोग बैठे थे उस टाइम बैंगलोर में, बी कीपिंग बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन वो उस चीज को नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं कर पाते, वो समझा नहीं पाते, वो पढ़ा नहीं सकते थे किसी को बी कीपिंग कोर्स। वो नॉलेज, वो टेक्निक टेक्निक सारी जितनी भी है वो उनके माइंड के अंदर है, वो बहुत अच्छे बी कीपर है, लेकिन वो जब तक पढ़े लिखेंगे नहीं तो वो उस नॉलेज को आगे नहीं पास कर पाएंगे। इसलिए इस फील्ड के अंदर भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को होना जरूरी है, जो कि उस टेक्निक को, उस नॉलेज को पूरा स्टोर करे और अगली जनरेशन को पास करे। तो इसलिए मैं अब हर इंस्टीट्यूट में जाके लोगों को बी कीपिंग पढ़ाता हूँ। हर स्कूल कॉलेज के जितनी पेरेंट्स टीचर मीट होती है, मैं वहां पे जाके अपना हनी का स्टॉल लगाता हूँ अच्छे से, और वहां पे जितने पेरेंट्स आते हैं उनको समझाता हूँ कि हनी इतनी वेराइटीज का आता है, और हनी जमता है, सारे हनी जमते हैं, पर सबका रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग होता है। फिर उनसे पूछता हूँ आपके बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, कि सांस लेने में दिक्कत हो रही, कि डायबिटीज का इश्यू है, कभी आपके बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आपको ये वाला हनी खाना है, आपको डायबिटीज की इश्यू है तो आप जामुन खा सकते हैं, किसी को जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं वो लीची हनी भी प्रिफर कर सकते हैं, बिकॉज लीची हनी के अंदर हाइपोग्लाइसिन होता है। जैसे जो बिहार में चमकी बुखार हुआ था 2 साल पहले, तो उस टाइम वहां के बच्चों ने लीची खाई थी खाली पेट। वो खाली पेट लीची खाने से उसके अंदर हाइपोग्लाइसिन बहुत ज्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, सडनली ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है और उससे फीवर आता है। तो इस कारण वहाँ 200 से 500 बच्चे उस टाइम मरे थे बिहार में। तो मैं लोगों को ये समझाते कि जब लीची के अंदर हाइपोग्लाइसिन होता है, तो जिनको डायबिटीज या इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, जब वो लीची हनी खाएंगे तो उनका ग्लूकोज लेवल भी डाउन हो जाएगा। तो ये जब टेक्निकल चीजें कोई बी कीपर लोग नहीं बताते हैं, इसके लिए उनको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उनको सारी टेक्निकल चीजें आनी चाहिए। और जब मैं आई एम इंदौर में जाकर लेक्चर लेता हूँ, तो मैं उन बच्चों को यही समझाता हूँ कि बी कीपिंग के अंदर एक पूरा साइंस है, एक पूरा बहुत बड़ी दुनिया है, कि एक रानी मक्खी कैसे साढ़े 50,000 या 1 लाख में बताती है कि वो कहाँ पे कितना खाना है, कैसी चीजें हैं, ये सारी चीजें। और इनको फिर मैं टेक्निकली चीजों में आता हूँ कि
सुबह 7 बजे जब एक मधुमक्खी निकलती है, वो पूरे 2 से 3 किलोमीटर का सर्वे करके आके रानी को बताती है कि बाहर इतना फ्लोरा फोना अवेलेबल है, बाहर इतने सरसों के फूल है और अपने बिहाई से 2 किलोमीटर दूर पे इतनी क्वांटिटी के इतने सारे फूल मिलेंगे। तो रानी उस हिसाब से दिन में अंडे देती है और एक रानी दिन में 2 से लेके 2000 अंडे तक देती है। तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है कि वो एक मक्खी आके रानी को बता रही है और रानी उसके साथ अंडे दे रही है और वो एक मक्खी के बाकी 1 लाख मक्खियों को बता रही कि एग्जैक्ट अपने को डब्बे से 30 डिग्री के एंगल पे 500 मीटर पे इतने सारे फूल मिलेंगे। तो उतनी ही मक्खियां वहां पे जाती है और उतना ही खाना लेके आती है रिटर्न। तो ये जो एल्गोरिदम होता है, तो ये मैं एल्गोरिदम उनको टेक्निकली जो मैं समझाता हूँ एमबीए कॉलेज में कि एक कैसे कम्युनिकेट करती है 1 लाख मक्खियों से विद इन 2-3 मिनट। कि 2-3 मिनट में इतना एक्यूरेट नॉलेज कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इसलिए इन सब में साइंस होता है पूरा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मधुमक्खी कभी भी खुद खाना नहीं खा सकती, उसको दूसरी मक्खी खिलाती है, क्योंकि एक मक्खी के 2 पेट होते हैं, 2 स्टमक होते हैं। एक में वो खाना स्टोर करती है और एक उसका, एक के अंदर वो स्टोर करके लाती है और एक वो उसके खुद के खाने के लिए रखती है। तो जब भी मक्खी अपने बीहाइव से बाहर जाती है तो उसको उतना ही खाना मिलता है कि जितना कि वो उस फूल तक जाके बाकी सब खाना कलेक्ट करके वापस बीहाइव तक आ सके, उतना ही खाना मिलता है। और कभी कोई मक्खी अपना भटक जाती है तो वो क्या करती है, अपना एक्स्ट्रा खाना हवा में फेंक देती है, मतलब जो एक्स्ट्रा शहद रहता है दूसरे पेट में, वो शहद को फेंक के सिर्फ उतना ही फ्यूल रखती है कि वो सिर्फ अपने बिहाई तक जा सके। फिर तो लोगों ने, जो जितने भी साइंटिस्ट लोग थे अपने बाहर के, इंडिया के बाहर के बी कीपर, उन्होंने इस चीज को प्रॉपर अच्छे से स्टडी किया कि जो मक्खी करती है वही चीज हम अपने एरोप्लेन में भी करेंगे। कि कभी कोई एरोप्लेन में कुछ भी इंजन खराब होता है, कुछ भी होता है, तो वो सबसे पहला काम करता है कि जितना भी एक्स्ट्रा फ्यूल है वो हवा में ही फेंक देता है, सिर्फ उतना ही फ्यूल रखता है कि वो मिनिमम पास वाले लैंडिंग प्लेस पे पहुंच सके। तो ये सारी टेक्नोलॉजी ये बी कीपिंग इंडस्ट्री से ही निकाली जाती है कि एक मक्खी कैसे ट्रैवल करती है, उसको कितना हनी चाहिए होता है। तो वही चीज आजकल सारी कोडिंग में कन्वर्ट हो गई कि एक मक्खी कैसे कम्युनिकेट करके 1 लाख मक्खियों को बता रही। तो वही चीज को कोडिंग करके लोग बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि आजकल सुपर कंप्यूटर में यूज हो रही है। यही कोडिंग, यही टेक्नोलॉजी हो रही है, सारे डिजाइन सब कुछ। तो मेरा यही मोटिव है कि आज, जैसे आप हर कोई जानते हैं कि आज गवर्नमेंट जॉब लेना इतना इजी नहीं है, तो हर किसी को अब स्टार्टअप ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें आप जॉब सीकर नहीं होते, मतलब आपको जॉब ढूंढनी नहीं है, आप जॉब देने वाले बनो। सिंपल सा लॉजिक है। सो बस मैं अपने लोगों को यही बोलना चाहता था कि कोई इसका पॉइंट नहीं होता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आए हो, कहाँ से आए हो। आप हमेशा अपने 5 लोगों को देखो, आप जिनके साथ अपना दिन भर बिताते हो, और आप हमेशा उन 5 लोगों का एवरेज ही बनोगे। तो हमेशा अपने वो 5 दोस्त उस टाइप से देखना चाहिए जिनकी मेंटालिटी बहुत अच्छी हो, जिनका सोचने का तरीका बहुत अलग हो। क्योंकि जब मैं बड़वा में था गवर्नमेंट स्कूल में, तो मेरे उसी टाइप के लॉफर दोस्त थे कि बस हम बीएससी करके 8-10 हजार कमाएंगे। फिर आईआईटी, अपने इंदौर गया तो वहां पे मुझे आईआईटी करने वाले दोस्त मिले, तो उन्होंने आईआईटी का सपना दिखाया। फिर जब आईआईटी गया तो वहां पे मुझे स्टार्टअप करने वाले दोस्त मिले, तो उन्होंने फिर स्टार्टअप की जर्नी दी। फिर जब मैं वापिस आया घर पे, तो यहाँ पे फिर मैं उन किसानों से मिला कि जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो अब जैसे लोगों के साथ में रहोगे आसपास, आपकी मेंटेलिटी वैसी बनती जाएगी। तो बस मैं यही चाहता था कि सारे स्टूडेंट लोग समझे इस चीज को, कोई चीज पॉसिबल नहीं होती है, बस आपको उस एक चीज के पीछे हाथ धो के पढ़ना है। और इंग्लिश कोई मीडियम नहीं होता, इंग्लिश जैसे एक लैंग्वेज है, वो एक बैरियर आपका 1-2 साल के अंदर हट जाएगा। लेकिन आपको जितनी हो सके आपको बेशरम बनना होता है, कुछ भी करके। क्योंकि वो होता क्या कि एक लिमिट के बाद आप, वो डर के कारण आप बाहर बात नहीं कर पाते हो। कभी जैसे मेरे को आती थी, प्रॉब्लम को फर्स्ट ईयर में ही सॉल्व करा लोगों से बात कर करके। कभी मान लो मैं उस डर को मिटा के लोगों से बात नहीं करता, बैठे रहता था, 28 साल की उम्र में मुझे आज बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती। इसलिए मैंने वो चीज को पहले फिगर आउट करके थोड़ा बेसरम मन के सामने बोले नहीं आता हमको, और आप बात करोगे तो आपका वो डर मिट जाएगा। और सेम विद द स्टार्टअप होता है।
तो बस यही मैं आपके स्टूडेंट के साथ शेयर करता था कि ये जर्नी इसी टाइप से होती है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, कि आपका कई प्रोडक्ट डैमेज होते हैं। आप जैसे आज के टाइम में क्या करता हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, तो मैं लोगों के ऑर्गेनाइज पे इंस्टॉल कराता हूँ। मैं एज अ लेक्चरर में पढ़ाता हूँ कुछ कॉलेजेस में जाके। मैं सेल्स बॉय में खुद जाके स्कूलों में जाके अपना प्रमोशन स्टॉल लगाता हूँ, जहाँ पे मैं हनी सेल करता हूँ। तो मैं हनी सेल भी करता हूँ, अमेजोन पे पूरा अकाउंट भी मैं ही देखता, तो कोडिंग भी मतलब जो बैक एंड है पूरा मैं ही संभालता हूँ, वो पूरा हनी को मैनेज करना। तो जब आपके पास स्किल्स होती है तो आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो। आप सीधा एक चीज पे डिपेंडेंट है। लेक्चरर बनने का भी ऑप्शन अवेलेबल है, मैं सेल्स करके भी हनी कमा सकता हूँ, मैं एज अ कंसल्टेंट भी हूँ। तो आपको हर साल बस 2 से 3 नई स्किल्स चाहिए, बस ये है मेरा। इसलिए मैंने एग्रीकल्चर भी करी, मैंने खेती भी करके देखा, मैंने मॉडलिंग भी करी, डांसिंग भी करी लाइफ में, और जितनी चीजें हो सकती मैंने सब फील्डों में हाथ डाला, जो कि जरूरी होना भी चाहिए सबके लिए। तो रितिका जी, ये था मेरा एक्चुअली जस्ट थोड़ा ब्रीफ। एक्चुअली मैं इतना थैंक प्रिपेयर यू नहीं था, सर। बट मैंने बहुत अच्छे से समझाया जितना हो सका अभी। यस सर। सर आपकी ये इनोवेटिव स्टार्टअप जर्नी से भी स्टूडेंट हमने बहुत कुछ सीखा, और सर बहुत सारे आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज भी आ रहे हैं कई सारे लोगों के दिमाग में। तो सर बीइंग अ पैनलिस्ट, मैं कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हाँ आपसे शेयर करना चाहूंगी। सर सो वी हैव वन स्टूडेंट रेशमा साहू, वो पूछ रही है हाउ टू फेस चैलेंजेस एवरी डे। चैलेंजेस का ऐसा है कि कई बार आप इतने डिप्रेस हो जाओगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मेरे को खेत से निकाल दिया गया था तो मैं इतना डिप्रेस हो गया था, मैं नदी किनारे बैठा रहता था 1 महीने तक कि मैं अब क्या करूं, मेरा 7 लाख का नुकसान हो गया। लेकिन वही एक पॉइंट होता है कि जैसे ही आपने उस पॉइंट को क्रॉस किया, उसके बाद आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती है। बस आपको उस पॉइंट तक आके ही जंप करना होता है। जिस बोलते हैं ना कि जिस बॉल का आप जितना तेज नीचे मारोगे उतना ऊपर जाएगा। तो आपको जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सक्सेस उतनी ही अच्छी होती है लाइफ में। तो कभी भी मतलब यस। हताश में कहीं ना कहीं आपको मारनी होती है कि आप, जैसे मैं पढ़ा सकता था, मेरे पास, मैं बॉम्बे के अंदर आराम से मेरी अच्छी 16 लाख की जॉब लगी थी, लेकिन मैं क्यों आया इधर, और मैंने वो अपनी 16 लाख की जॉब क्यों नहीं ली? बिकॉज मुझे पता है कि जब हर महीने मुझे 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, 1-1.5 लाख रुपए, तो मैं एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं आऊंगा, मैं एक इजी लाइफ की ओर जाना पसंद करूंगा। और मान लो मैंने 2 साल जॉब करा, मैंने 17-18 लाख कमा लिए, और फिर कोई मुझे बोला कि तो आप खेती में आ जा, जीरो से स्टार्ट कर, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो हेलो। हेलो। सर हाँ सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज? यस यस सर। सर, यस सर। हाँ, तो ऐसा है कि 16 लाख की जॉब मैंने इसलिए नहीं ली, मैं हर, कि वो इजी जॉब, एक बार आपको मनी ट्रैप में आप फंस जाते हो ना कि आपको महीने में अच्छी सैलरी मिल रही है, तो आप कभी स्टार्टअप का नहीं सोचोगे। आप, ये कभी नहीं पॉसिबल हो सकता कि जब आपके अकाउंट में पैसा है और आप सोचो कि, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर गिरना होता है और अच्छे से उठना होता है। इसलिए जब मैंने खेती करी, मेरे को 7 लाख का नुकसान हुआ। जब लगा अकाउंट पूरा खाली हुआ, कुछ ऑप्शन नहीं बचा, फिर से मैं स्टार्टअप के लिए खड़ा हुआ। तो ये जरूरी है, आपको प्रॉब्लम जितनी ज्यादा है कि आपकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। तो ओके कोई सर। इसमें बड़ी बात नहीं है। तो और ये फेस होने भी चाहिए लाइफ में। कभी मान लो आपकी बहुत अच्छी जॉब चल रही है, आपको अच्छी हर महीने सैलरी मिल रही है, तो आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या होती है। जब तक प्रॉब्लम नहीं होती, आपको सक्सेस की आपको चाह नहीं होगी। और बहुत सारे दोस्त देखे जो कि आईआईटी की तैयारी करते हैं, उनके मम्मी पापा बहुत अच्छे लॉयर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, उनकी सैलरी अच्छी है, बच्चे के पास सारा फोन है, एप्पल है, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक पार्ट मिसिंग होता है, जो कि है डिजायर, कि आपको आईआईटी में क्रैक क्यों करना है, आपको ये स्टार्टअप क्यों करना है। वो एक जो डिजायर होती है ना, जो बोलते हैं अंदर से आग होनी चाहिए, वो आग होना बहुत जरूरी है। ये बहुत लोगों में मिसिंग होता है। पैसा और सारी टेक्नोलॉजी होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो डिजायर होती है, वो डिजायर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी, किसी भी स्टार्टअप और किसी भी सक्सेस को हासिल करने के लिए। तो डिजायर हमेशा अपने आप स्टार्ट रखो। वो उस टाइम में डिप्रेस था, फिर भी मुझे पता था कि मुझे स्टार्टअप करना है, नहीं करना है। अब वो आज करूँ, कल करूँ, कैसे भी करूँ, पर वो करना है। वो डिजायर हमेशा आपके
टॉप प्रायोरिटी पे होना जरूरी है। आपको खाना नहीं मिले चलेगा, लेकिन आपको स्टार्टअप तो करना ही है। ये आप हमेशा याद रखना। इस टाइप का जो भी आपका गोल है उसको हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखो। भले आपको पहनने को कपड़े ना मिले, आपके पास नहीं होगी तो आप 1 साल बिना अच्छे कपड़ों के रह सकते हो, लेकिन जिस दिन आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये चीजें हैं। Okay, sir. Thank you, sir. Sir, I myself is pursuing agriculture degree. So, being a girl or being an agriculture student, I too face ऐसे direct questions कि तुम private sector job क्यों देख रही हो, government में इतना scope है, ये है, वो है. तो sir, अगर आप किसी को मतलब you wanna shut these questions, आप किसी को एकदम चुप कराना चाहते हैं तो what we can answer, especially from what an agriculture student can answer, can reply to this question. उसका सबसे बड़ा रिप्लाई होता है वो ये है कि आप किसी को भी सक्सेस से चुप कर दो। आपकी सक्सेस इतनी अच्छी हो जाए कि सामने वाला देखता रह जाए। जैसे मैं जब आईआईटी के लिए पहली बार इंदौर आया था तो मेरे सारे फैमिली वालों ने बोला कि तू आईआईटी नहीं कर सकता, तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। सब बोलते कि तू बिगड़ जाएगा, तू आईआईटी का बच्चों का खेल है, कोई भी कर लेगा। लेकिन जिस दिन तुम आईआईटी क्लियर कर लेते हो उनको उनका जवाब अपने आप मिल जाता है। जैसे मैं एग्रीकल्चर, मेरे पे भी दोस्त हंसते थे कि तू क्या जाके एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करेगा, लेकिन आज मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, बिक रहा है मार्केट में। तो यही उनका जवाब होता है। इसके लिए आपको 2-3 साल पेशेंस के साथ बैठना होता है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है साइलेंट होके, और आपकी सक्सेस सबसे ज्यादा नॉइस मचा है। आपको मुंह से कभी मिट्टू नहीं बनना होता है। आपकी सक्सेस लोग खुद आके आपके पेरेंट्स को बोले कि आपकी बेटी ने अच्छा काम किया, तो आप साइलेंटली बस वर्क हार्ड करते जाओ और कोई भी ऐसी चीज करो कि जो कोई नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं है कि 100 लोगों ने साइंस लिया तो साइंस ही लो। आप आर्ट लेके किसी और फील्ड में जा सकते हो। आपको भीड़ से सिर्फ अलग हटना है। मैंने वही किया कि आईआईटी में हर कोई जॉब कर रहा था, नहीं मैं स्टार्टअप करूंगा, और वो भी एग्रीकल्चर फील्ड में। सबसे वर्स्ट कंडीशन, क्योंकि मुझे पता जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा सॉल्यूशन होगा, और जितना बड़ा सॉल्यूशन उतना बड़ा बिजनेस आपका बिल्डअप होगा। तो हमेशा प्रॉब्लम, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा बिजनेस आपका हमेशा बिल्डअप होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं हनी के बिजनेस में क्यों आया, बिकॉज मुझे पता था इंडिया के अंदर हनी का कोई फेस वैल्यू नहीं है राइट नाउ। मतलब कोई भी ब्रांड के पास कोई ऐसा फेस नहीं है जो कि अच्छे से बी कीपिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसलिए मैं उस फेस वैल्यू बनने के लिए मैंने सोचा कि जो सबसे पहले बी कीपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा इंडिया के अंदर, पूरा मार्केट उसी का है। जिस दिन कोई अच्छे से, जैसे मैंने बी कीपिंग की कुछ भी प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज कर दिया, तो कुछ सालों के अंदर मेरी कंपनी टॉप लेवल पे आ जाएगी, टॉप 10 कंपनी के अंदर आ जाएगी। और क्योंकि अभी पतंजलि, डाबर, झंडू, इनके पास कोई एक फेस वैल्यू या कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है जो कि हनी को रिप्रेजेंट करे आके, तो वो होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें हैं। Okay, sir. तब हमेशा हट के कुछ भी करो और अपने सक्सेस से लोगों को जवाब दे दो बस। Yes, sir. The best answer that is. Okay, then अगर मैं अटेंडी से फिर से कहना चाहूंगी, कोई और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो सर इज हियर, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस. Am I audible? Yes, yes, Also, Kanika, sir, you are. there are many attendees जो कि काफी खुश हैं अभी आपको सुनने के बाद, and they are really feeling inspired after listening to you. So everybody is thanking to you. So on behalf of them, and also we are glad to hear you and your stories. So it was amazing. And of course, very, very, very inspiring for all of us. Yes, sir. एक्चुअली मैं खुद आके, मैं अभी जैसे ही कोविड का थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं खुद एक बार कॉलेज में आके आपको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, बिकॉज मैं और भी बहुत सारे वेंचर अभी स्टार्ट करने वाला हूँ कि उसमें किसानों के लिए क्या क्या है। कि मतलब मैं एफपीओ रजिस्टर कर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, मैं अमूल टाइप का एक बिजनेस मॉडल अपने बी कीपिंग इंडस्ट्री के लिए भी बना रहा हूँ, जिसमें मैं सारे आदिवासियों को लोग लेके एक
उनका एक खुद का हनी का ब्रांड बनाऊंगा जो कि एक सोसाइटी की तरह रहेगी। मैं जितना हनी सेल होगा उतना पूरा प्रॉफिट उन सारे आदिवासियों के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा। इस टाइप से बहुत सारे बिजनेस मॉडल पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, और ये चीज मैं अपने स्टूडेंट लोगों के साथ, आपके स्टूडेंट लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आप जरूरी नहीं कि आप फीमेल हो तो आप नहीं कर पाओगे। मेरी वाइफ भी इस बिजनेस में मेरे साथ ही वर्क करती है, जो कि पूरा मैनेज मेरे बैक एंड पूरा वही संभालती है कि हनी कहाँ से आएगा, कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। इवन कई बार हनी क्लाइंट, हम रात को 1-1 बजे लोगों के खेत पे बीहाइव इंस्टॉल करने जाते हैं, क्योंकि जितना ही मेरा ये प्रोजेक्ट है रात को ही माइग्रेट होता है, तो पूरी जर्नी रात की होती है। मतलब मधुमक्खियां पोल्ट्री फार्म की तरह चलती है कि जैसे रात कभी भी आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, मान लो 1000 मुर्गियों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना है, तो वो हमेशा रात को ही निकलते हैं 7 बजे के बाद, बिकॉज टेम्परेचर कम रहता है, उस टाइम मोर्टेलिटी रेट बहुत कम रहता है मुर्गियों का। उसी प्रकार से मधुमक्खियों का भी, तो मधुमक्खियां हमेशा रात को 7 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच में ही ट्रैवलिंग करती है। तो कहीं भी हमको इंस्टॉल करना तो रात को 1 बजे 2 बजे हम खेतों में जाके बैठते हैं कि हमारी गाड़ी इस टाइम पे आएगी, फिर उसको अनलोड करना, पूरा अंधेरे में काम होता है उस टाइम। वहां पे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू इंसेक्टिसाइड सब कुछ होता है वहां पे, लेकिन वो डर मिटाना होता है अपने को। तो इसलिए आप डरने की कोई बात नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। Definitely, sir. ओके सर, थैंक यू सर। आई थिंक हम सबकी क्वेरीज सॉल्व कर दी गई हैं आपके थ्रू सेटिस्फैक्टरी। सो एज दिस सेशन ड्रॉस टू अ क्लोज, I would like to express my sincere thanks and gratitude to Mr. Deepak Baghel for giving an excellent coverage to organic farming and beekeeping precisely. I am also very grateful to sir for his analysis of different types of natural and organic honey and producing different types of beekeeping byproducts. And my special thanks goes to the chairs for sparing their precious time. Thank you, sir. ओके, And yes, if hello. Yeah, Ritika. Yes, one thing also I wanted to remind, if someone wants to get the session review or again to get the session, we have recorded videos in our Facebook and LinkedIn pages as well. So one can go through that also. Absolutely, that was the point, Ritika. We have this session recorded on our LinkedIn and Facebook pages named AIC Yes. RNTU. You can easily listen to sir again if you want, and you can share that, and it obviously it will be good for everyone. So that was it. Over to you, Deepak sir. Okay, thank you everybody for joining today. I hope you had a good learning and you get good knowledge about how to get inspiration and how to follow your dream when you willing to achieve something really big and new. Because Deepak has identified a niche area that there is nobody who is working on the beekeeping. Then he entered into the area and now he is going to become the leader. So you also need to identify one niche and then you have to follow your passion for that. So thank you once again for joining today and we will meet again very soon. Thank you.